अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है, हमने इससे पहले जो है ना मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो लेक्चर थी तकरीबन 3-4 यूनिट्स हमने अपलोड की थी। आज हम जो यूनिट अपलोड कर रहे हैं वो है एंजाइटी डिसऑर्डर का। तो एंजाइटी डिसऑर्डर बेसिकली इसकी जो क्लासिफिकेशन है, पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे एंजाइटी, फिर हम पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर्स। अब एंजाइटी डिसऑर्डर जो है इसकी क्लासिफिकेशन बेस्ड करता है डीएसएम पे कि कौन सी डीएसएम की कौन सी एडिशन है। तो जो हमारा कोर्स ग्रेड है उसमें है डीएसएम 4। डीएसएम 4 टीआर जो हमारा कोर्स ग्रेड जिसके बेस पे बना है वो है डीएसएम 4 टीआर का। अब डीएसएम 4 टीआर का आपको पता है कि डीएसएम का तो हमने पहले पढ़ा था कि डीएसएम क्या है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है। इसकी थ्रू जो है ना क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट डिजीजेस की, जैसे कि एक क्राइटेरिया है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ डिजीज। ओके, तो ये डीएसएम 4 टीआर हमारा कोर्स ग्रेड के मुताबिक है। अब ये जो पब्लिश हुआ है डीएसएम 4 का, तो डीएसएम 4 का जो ये वाला एडिशन है टीआर या टेक्स्ट रिवीजन भी इसको हम कहते हैं, ये पब्लिश हुआ है 2001 में। ओके, अब इसके बाद जो है ना 2013 में फिर ये एक और एडिशन पब्लिश हुआ और उसको कहा गया डीएसएम 4 का एडिशन। ये जो है ना, ये हमने पहले हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये हमने डिटेल से पढ़ा था व्हाट इज डीएसएम। ओके, तो फिर इसका 5th एडिशन जो है ना वो पब्लिश हुआ 2013 में। अब ये जो 2013 वाला डीएसएम है, इसके थ्रू जो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ है तो हमारी कोर्स ग्रेड में नहीं है, लेकिन उसका भी जो है ना हम फिर क्या करेंगे, उसके अंदर जो डिजीज आती है वो भी हम डिस्कस करवा लेंगे। बेसिकली ऐसा है कि ये वाला पहला एंजाइटी हम पढ़ेंगे, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर, इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डीएसएम 4 टीआर। ओके, तो जो डीएसएम 4 टीआर का जो क्लासिफिकेशन है वो है पैनिक डिसऑर्डर, इसमें आते हैं एगोराफोबिया है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। ये वाला डीएसएम 4 की क्लासिफिकेशन की बेस पे है। अब डीएसएम 5 का जो क्लासिफिकेशन है उसमें यही की डिसऑर्डर है, लेकिन उसमें जो है ना ये 2 वाला एक्सक्लूड हो गई है, डीएसएम 5 से जो है ना ये एक्सक्लूड हो गई, और साथ में जो है ना एक 2 और डिसऑर्डर एंटर हुई है। ये वाले आप इधर देख सकते हैं, ये वाले कौन से, ये डीएसएम 5 की वो है डिसऑर्डर है। इसमें जो है ना ये वाली 9 डिसऑर्डर है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर और सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ये 2 डिसऑर्डर जो है ये इसमें ऐड हुई है डीएसएम 5 में, और जो 2 उधर हमने उधर पढ़ी थी ऑब्सेसिव कंपल्सिव और साथ में पोस्ट ट्रॉमेटिक, वो इससे एक्सक्लूड हुए, बाकी सेम के सेम डिसऑर्डर है। तो इस वजह से ये जो बाकी तकरीबन 3-4 डिसऑर्डर है डीएसएम 4 और डीएसएम 5 में, तो ये सेम है, मतलब इसका जो क्लासिफिकेशन है वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ है। तो इस वजह से जो है ना फिर उसको हम डीएसएम 5 में नहीं पढ़ेंगे। याद रखिए, इधर भी इसका, इस स्लाइड में भी इसका वो है क्लासिफिकेशन है, लेकिन इधर हम नहीं पढ़ेंगे। उसका जितना भी कंसेप्ट है वो हम पढ़ेंगे डीएसएम 4 वाली इस डिसऑर्डर में, इसको हम कवर करवा लेंगे। ओके, तो ये था एक ब्रीफ, वो था ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और चैप्टर और यूनिट द एंजाइटी डिसऑर्डर। ओके, तो अब जो है ना हम पढ़ेंगे, शुरू करते हैं अपने लेक्चर को एंजाइटी को, कि एंजाइटी क्या है और एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो इसी लेक्चर में जो है ना 2 पार्ट हम डिस्कस करवाएंगे, एक एंजाइटी क्या है, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, फिर एंजाइटी डिसऑर्डर की डिफरेंट थ्योरीज क्या है या काजेस क्या है। सबसे पहले व्हाट इज एंजाइटी? अ स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन, dread, uneasiness और uncertainty generated by real or perceived। तो इसमें सबसे पहले ये बात है कि a state, अब ये एंजाइटी एक ऐसा हालत है, एक ऐसा कंडीशन है कि इसमें आपको होता है एप्रीहेंशंस होते हैं। एप्रीहेंशंस किसको कहते हैं? एंटिसिपेशन ऑफ मिसफॉर्चून। आपको क्या होते हैं? मिसफॉर्चून के एंटिसिपेशन होते हैं। पहले से जो है ना आप किसी बात के बारे में जो है ना आप सोचते हो कि मुझसे जो है ना ऐसा बुरा हो जाएगा, मैं जो है ना मैं फेल हो जाऊंगा, मैं जो है ना कोई मार देगा मुझे, या कहीं से मैं गिर जाऊंगा। तो आपको ये क्या होता है? ये एंटिसिपेशन ऑफ मिसफॉर्चून होते हैं, बुरी कामों के या बुरी काम के आपको क्या होता है? एंटिसिपेशन होते हैं, पहले आप उसको एंटिसिपेट पहले से करवाते हो। ओके, या आपको ड्रीड होता है, फियर होता है, फियर डिफरेंट चीजों की फियर होता है, कोई चीज मुझे काट लेगा, कोई मार देगा मुझे,
अनइजीनेस आपको होता है, बेकरारी होता है, बेचैनी होता है। आपने जो है ना ज्यादा टाइम के लिए बैठ सकती हो, न ज्यादा टाइम के लिए आप उठ सकती हो, खड़ी हो सकती हो। ठीक है, अनइजीनेस और अनसर्टेनिटी जनरेटेड बाय रियल, और आपको जो है ना होता है अनसर्टेनिटी होता है, शक होता है, आपको किसी पे जो है ना आपका एतबार नहीं रहता। आप हर चीज में जो है ना आप शक की जुमरे में देखते हो। आप खाना खाते हो तो आप ये कंसिडर करते हो कि मुझे इसमें जहर मिलाया हुआ होगा। तो इस तरह की आपको अनसर्टेनिटी होती है जनरेटेड बाय रियल और परसीव थ्रेट। अब ये जो आपको ये सिम्टम्स होते हैं ना, तो ये सिम्टम्स जनरेट होते हैं आपको किस वजह से? आपको तो या रियल थ्रेट होता है और या आपको परसीव थ्रेट होता है। रियल थ्रेट का मतलब कि वाकई जो है ना आपके सामने कोई मारने वाला हो, आपको आ रहा हो, या वाकई जो है ना आप नेक्स्ट रिजल्ट में आप फेल होने वाला हो। तो ये क्या है? ये रियल थ्रेट है आपको। या परसीव्ड थ्रेट आपको ऐसा होता है कि आप जो है ना कहीं कहते हो कि मुझे जो है ना रात को कोई चीज मुझे काटने वाला है, या कोई जो है ना मुझ पे हमला आवर होने वाला है, और हकीकत में ऐसा कुछ ही नहीं हो। तो ये क्या है? परसीव्ड थ्रेट है। उस एक्चुअल सोर्स इज अनआइडेंटिफाइबल। ये दोनों अगर रियल थ्रेट भी हो या परसीव्ड थ्रेट भी हो, तो इसके एक्चुअल सोर्स जो है ना वो क्या है? वो अनआइडेंटिफाइबल है। उसका पता नहीं चलता कि एक्चुअली जो है ना ये आपके साथ हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, इसमें जो है ना ये वाली सिम्टम्स होंगी, और साथ में जो है ना आपको होगी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होगी और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स आप भी होगी। ये वाली जो आपको हो रही है ना, ये वाली अप्रहेंशन, ड्रीड, अनइजीनेस, तो ये आपको साइकोलॉजिकली भी हो सकते हैं। मतलब आप माइंड से जो है ना इस चीज को, आप बिहेवियर से, माइंड से जो है ना इस चीज को सोचते हो, थिंकिंग करते हो। या आपको जो है ना फिजियोलॉजिकली आप इसको अपीयरेंसली भी कह सकते हो कि मतलब आप जो है ना डरते हो, सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, आप फिजिकली जो है ना उसको शो कर रहे हो, बिहेवियर से आप इस चीज को शो कर रहे हो। तो साइकोलॉजिकल भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो ये सिंपल क्या था? एंजाइटी था, कि आपको जो है ना एंजाइटी हो रहा है किसी चीज के बारे में, तो किस तरह होगा आपको। अब एंजाइटी एज एन इमोशनल सब्जेक्टिव रिस्पांस। एंजाइटी क्या है? ये इमोशनल है, और दूसरा है सब्जेक्टिव है। मतलब कोई दूसरा इंटरप्रेट नहीं करवा सकता कि इस शख्स को अब कितना एंजाइटी है, कितनी एंजाइटी में, बेचैनी में, बेकरारी में ये शख्स जो है ना ये झेल रहा है। एंजाइटी इज कॉमनली एक्सपीरियंस बाय ऑल ह्यूमन बीइंग। अब एंजाइटी ऐसा, ये बात याद रखें कि ये एंजाइटी हर एक इंसान को एंजाइटी होता है। अब जब आप ये लेक्चर सुन रही हो तो आपकी एंजाइटी है, बेचैनी है कि मैं कुछ सीखूं। मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे बेचैनी है कि आप जो है ना आपको कोई चीज, कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। इस तरह की जो है ना आप क्लास के लिए जाते हो तो आपको बेचैनी होती है कि मैं क्लास अटेंड करवाऊँ, मैं नर्स बन जाऊँ। ठीक है, होते हैं आपको बेचैनी होती है, ये नॉर्मल है। एंजाइटी नॉर्मल है जो आपसे काम करवाते हैं। लेकिन एंजाइटी कब आपको जो है ना मसला बन सकता है, प्रॉब्लम बन सकता है? जब ये एंजाइटी बिकम अ प्रॉब्लम व्हेन फॉर प्रोलॉन्ग टाइम। जब आपका एंजाइटी आपके लिए प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बन जाए तो फिर एंजाइटी को हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है। ओके, इससे पहले अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो और आप जो है ना नॉर्मली अपने काम करवाते हो तो फिर एंजाइटी नॉर्मल चीज है। एंजाइटी एंड फीलिंग ऑफ एप्रीहेंशन, वरीनेस, अनइजीनेस और ड्रीड, तो ही की बात जो हमने ऊपर बताई। ओके, तो सिंपल एंजाइटी जो आपको बेचैनी हो रहे हो, आप किसी चीज के बारे में मुतमईन नहीं हो, आप किसी चीज के बारे में जो है ना ये नहीं कह सकती कि ये जो है ना मेरे लिए एक्चुअल है। अब एंजाइटी के लेवल्स कितने हैं? तो एंजाइटी के बेसिकली 4 लेवल्स है। लेवल्स का मतलब है कि एंजाइटी कितनी दर्जे के है। ओके, 4 लेवल्स है एंजाइटी के। सबसे पहला वाला जो लेवल है, तो अब ये लेवल्स का क्लासिफिकेशन किस बेस पे हुआ है याद रखिए, ये डिस्ट्रेस और एम्पियरमेंट की बुनियाद पर। डिस्ट्रेस का मतलब आप कितनी स्ट्रेस में हो, या आपको जो है ना फिजिकली या मेंटली कितने एम्पियरमेंट हो रहे, क्या आपके दिमाग में कितनी खराबी आई, तो उस बेस पे जो है ना एंजाइटी के लेवल्स बन गई है या कैटेगराइजेशन हुए। सबसे पहली कैटेगरी माइल्ड एंजाइटी की। अब माइल्ड एंजाइटी ऐसा है कि ये सब क्लिनिकली इसको हम कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं क्लिनिकली नॉट सिग्निफिकेंट। ये क्लिनिकली नॉट सिग्निफिकेंट होता है, ये इमोशनली, सोशली और प्रोफेशनल फंक्शन को, आपकी प्रोफेशनल फंक्शन को या आपकी सोशल फंक्शन को या आपकी इमोशनल फंक्शन को इम्पैक्ट करवाए। इसका मतलब ये माइल्ड एंजाइटी कि आप जो है ना किसी से मिलते हो, मिलना जुलना आपका होता है, लेकिन वो थोड़ी सी सप्रेसिव बन जाती है आपकी। घर में जो है ना आप बातें थोड़ी सी कम करते हो, इमोशनली जो है ना आपकी जो इमोशंस होते हैं, आप टूर जो है ना वगैरह वो कम करते हो, तो दोस्तों के साथ कम मिलते हो। तो ये क्या है? ये माइल्ड एंजाइटी है, या इसको आप सब क्लिनिकल और क्लिनिकली नॉट सिग्निफिकेंट। क्लिनिकली इसकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती, इंसान जो है ना खुद ठीक हो जाता है इससे। ओके, दूसरा है मॉडरेट एंजाइटी। मॉडरेट वो जब ये वाला माइल्ड एंजाइटी थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाए, थोड़ा सा परसिस्टेंट हो जाए, थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो जाए, तो फिर इसको हम कहते हैं मॉडरेट एंजाइटी। द फ्रीक्वेंट एंड परसिस्टेंट सिम्टम्स देन माइल्ड। ओके, फॉर एग्जांपल अनेबल टू कंट्रोल देयर वरी,
अब जो है ना आप इधर आप जो है ना खफा हो, लेकिन आप उसको कंट्रोल करवा रहे हो। कंट्रोल का मतलब ये कि आप खफा हो, आप शादी में चले गए तो आप उधर लोगों से हंस के बात कर रहे हो। आप जो है ना खुश हो, आप जो है ना आपकी कोई अच्छी या नज़दीक पर्सनालिटी की लॉस हुई है और आप एंजाइटी में हो, तो आप जो है ना किसी दूसरी शख्स से या किसी दूसरे प्रोग्राम में मिलते हो तो आप अपना उस गेटअप को चेंज करवा सकते हो। लेकिन मॉडरेट में ऐसा होता है कि आप उस गेटअप को चेंज नहीं करवा सकती। आपका जो कंट्रोल आता है अपनी वरी पे, अपनी उस पे अपनी खफगी पे, अपने गम पे, तो आप कंट्रोल नहीं करवा सकते। अगर आप खुशी की जगह में भी चले जाओ, लोग आपसे हंस के भी बात करें, लेकिन आप खपा हो तो खपा हो ही रहोगे। ओके, सेवरल डेज बट नॉट एवरी डे। अब ये ऐसा होता है कि आप खपा हो लेकिन आप चंद दिनों के लिए हो, ऐसा नहीं कि आप हर दिन जो है ना खपा हो। तो मॉडरेट में ऐसा होता है कि आपका ये वाला प्रोलॉन्ग नहीं होता, आप हर दिन जो है ना खपा नहीं होती, लेकिन कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए आप खपा होते। सीवियर एंजाइटी अब क्या है, जब मॉडरेट से जो है ना इंटेंस हो जाए, इंटेंस डिबिलिटेटिंग एंड मीट की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब ये ऐसा है कि आप जो है ना इंटेंसिवली जो है ना आपकी परसिस्टेंसी आ जाए, आपकी जो है ना फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इंक्रीज हो जाए, तो फिर उसको हम कहते हैं इंटेंसिवली या सीवियर एंजाइटी एंड मीट की डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब इसमें ऐसा होता है कि आपके जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होते हैं ना, उसके साथ आपका एंजाइटी मैचअप करवाना शुरू करवाते हैं। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए जो क्लिनिकल क्राइटेरिया है उसी के मुताबिक जो है ना आपका एंजाइटी उसी लेवल तक लेके जाते हैं। एंजाइटी क्लिनिकल क्राइटेरिया के, फॉर एग्जांपल आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाना, आपका फीलिंग ऑफ पैनिक इन सोशल विथड्रॉल, आप सोसाइटी से आप मुकम्मल अपने आप को अलग कर देते हो, आपका जो है ना पैनिक अटैक्स आपको आते हैं, आपका सांस फूल जाना, आपकी इस तरह की। तो ये फिर क्या होता है, फिर आपकी सीवियर में टर्न टू अल्कोहल एंड ड्रग टू कोप। अब जो है ना आप इसकी कोपिंग के लिए इंसान फिर चले जाते हैं किस चीज़ में, अल्कोहल में, ड्रिंकिंग वगैरह में, या अल्कोहल एब्यूजर बन जाते हैं। किस वजह से, सीवियर एंजाइटी से। तो सीवियर एंजाइटी के ये इंटेंसली डिबिलिटेटिंग एंजाइटी है, जो आपको जो है ना क्लिनिकल क्राइटेरिया पे या क्लिनिकल सिग्निफिकेंसी पे आपको जो है ना वो लेके चली जाती है, आपके हार्ट रेट वगैरह इंक्रीज करवाती है। ओके, अब चौथा जो है ना द लास्ट वन इन द सीवियर केस, दैट इज द पैनिक एंजाइटी। अब पैनिक एंजाइटी में क्या होता है, फ्रीक्वेंटली रिकरिंग एंड अनएक्सपेक्टेड ये बन जाते हैं। ओके, इसमें जो है ना आपको पता चलता है कि मुझे जो है ना अभी एंजाइटी हो रहा है, शुरू हो रहा है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड होता है। पैनिक एकदम इमीडिएटली जो है ना आपको होता है एंजाइटी, जैसा कि पैनिक अटैक्स होते हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड पैनिक अटैक्स। अब पैनिक अटैक्स में क्या होते हैं, आपका जो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्सट्रीम फियर आपको शुरू हो जाता है कि मुझे जो है ना अभी कोई मरने के लिए आ रहा है, या मुझे जो है ना उधर सांप दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये एक्सट्रीम केसेस ऑफ एंजाइटी है। ओके, अब हार्ट पल्पिटेशन आपकी स्टार्ट हो रही है, उधर आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन इधर आपका हार्ट का धड़कन जो है ना वो मुकम्मल पल्पिटेशन स्टार्ट हो रहा है। पल्पिटेशन का मतलब ये कि आप अपने हार्ट रेट को बाहर से जो है ना आप क्या करवा सकते हो, एग्जामिन करवा सकते हो, आप फील करवा सकते हो अपने हार्ट रेट को वो इंक्रीज हो गया है। रैपिड ब्रीथिंग, आपका ब्रीथिंग जो है ना वो इंक्रीज हो गया है, आप जो है ना आपका सांस फूलना वो शुरू हो जाती है, नाजिया आपको होना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग आपको होना शुरू हो जाती है, फियर ऑफ डेथ आपको आती है, सुसाइडल थॉट या फियर ऑफ डेथ जो है ना आपको आती है। तो फिर ये क्या होता है, ये पैनिक अटैक्स इसको हम कहते हैं, या पैनिक एंजाइटी इसको हम कहते हैं। ओके, जब बहुत ज्यादा सीवियर केस में। लेकिन ये भी याद रखिए कि ये एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है, क्योंकि ये मैक्सिमम ये होता है 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स के बाद जो है ना आपका एक दौरा वो खत्म हो जाता है, फिर दूसरा दौरा बाद में शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप एंजाइटी डिसऑर्डर अभी हम पढ़ेंगे ना, तो एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसे होते हैं को प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होते हैं। ये सिंपल एंजाइटी था, वो एंजाइटी डिसऑर्डर फिर क्या होता है, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए। तो अब हम पढ़ लिए कि व्हाट इज बेसिकली द एंजाइटी डिसऑर्डर इज, तो वो हम पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर से पहले एंजाइटी की टाइप्स है, दो टाइप्स है एंजाइटी की बेसिकली। एक को हम कहते हैं ट्रेट एंजाइटी, दूसरा को हम कहते हैं क्या, स्टेट एंजाइटी। ट्रेट एंजाइटी, जैसे कि ट्रेट से हम निकाल सकते हैं करेक्टर, क्या निकाल सकते हैं, करेक्टर। इसका मतलब ये कि ये आपके ट्रेट एंजाइटी दैट्स कम फ्रॉम योर ट्रेट, आपकी करेक्टर से या आपकी ट्रेट से। जेनेटिकली एक्वायर्ड ट्रेट, इसमें क्या होता है, इसमें वो ट्रेट इन्वॉल्व होता है जो जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हुआ हो। ओके, अब जेनेटिकली जो ट्रेट आपको ट्रांसफर हो जाए तो उसको हम कहते हैं जेनेटिकली, मतलब ये एंजाइटी ये जेनेटिकली आपको जब ट्रांसफर हो जाए, या आपके जेनेटिक्स में या आपकी बॉडी
कि जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स की वजह से जो है ना, एनाटॉमी की वजह से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की वजह से जो आपको हो रहा है एंजाइटी, वो कहते हैं ड्यूरेबल टाइप ऑफ एंजाइटी अपन मैंगल्ड विद पर्सनालिटी। अब ये क्या होता है, ये ड्यूरेबल टाइप है, मतलब ड्यूरेशन की थ्रू ड्यूरेशन आपको जो है ना वो क्या हो रहा है, आ रहा है। एंड अपन मैंगल्ड विद पर्सनालिटी, और ये आपकी मैंगल्ड करवाते हैं आपकी पर्सनालिटी को डिमेज करवाना शुरू कर देती है। में गबर्जिक एक्टिविटी डिक्रीज, तो अब ये जो गबर्जिक एक्टिविटी है GABA, ओके, तो ये क्या करवाते हैं, ये इस गबर्जिक एक्टिविटी GABA के बारे में तो आप जानते होगी, गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या है, ये बेसिकली आपके जो इनहिबिटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन है ये। अब ये क्या करवाते हैं, इनहिबिटरी हार्मोन है, और ये जो है ना आपकी सिग्नलिंग को स्टॉप करवाते हैं, आपकी सिग्नलिंग को। ये फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक जाने के लिए इसके दरमियान जो सिग्नलिंग होती है, इस सिग्नलिंग को स्टॉप करने का जिम्मेदारी किसकी है, गाबा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड की है। ओके, तो अब ये गबर्जिक एक्टिविटी जो है ना, ये क्या होता है, इसमें डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज का मतलब ये है कि इधर ये जब खत्म हो जाए तो फिर सिग्नलिंग ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। सिग्नलिंग ट्रांसमिशन जब बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है, ओवर एक्टिव इंसान बन जाता है, और आपकी न्यूरॉन एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो फिर आप चलते हो किस चीज में, एंजाइटी में, जिसमें आपको एकदम जो है ना एक टाइम पे मल्टीपल चीजें जो है ना आपके सामने आ जाती है, तो फिर वो क्या होता है, वो होते हैं एंजाइटी। तो ये जो है ना, इसमें आपकी गबर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। गबर्जिक का मतलब ये कि ये टोटली डिपेंडेंट आर योर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, आर योर जेनेटिक मेकअप से डिपेंड करवाता है। ओके, अब दूसरा जो है ना वो है स्टेट एंजाइटी। अब स्टेट एंजाइटी क्या है, स्ट्रेसर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी। अब इसमें ऐसा होता है कि आपकी जेनेटिक्स का इसके साथ ताल्लुक नहीं होता है, लेकिन ये एक स्ट्रेसर होता है, एक बैरूनी मटेरियल होता है जो आपकी एंजाइटी को प्रमोट करवाता है। जैसा कि सिचुएशन हो गया, अब ऐसी जगह पे चली गई कि उधर लोग जो है ना, उधर का जो माहौल है वो आपको पसंद नहीं आया, तो उस माहौल के वजह से आपको क्या लगता है, एंजाइटी लगता है। जैसे कि ओकेजन हो गया, डिफरेंट ओकेजन्स पे जो है ना आपको क्या लगता है, एंजाइटी लगता है। बाज वक्त ऐसी औकात आते जो उधर का जो वो होता है ना, लोगों की बिहेवियर्स वगैरह होते हैं, तो वो आपको क्या करवाते, एंजाइटी में लेके जाते। ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रेस विच इज एंटिसिपेटेड टू प्रोमोट। अब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जो आपको स्ट्रेस में लेके जाते हैं, जैसे कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि चीज मेरे सामने नहीं लेके आओ, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना मुझे बेचैनी से लग जाती, और मैं जो है ना कुछ एलर्जी जैसे मुझे लग जाती। तो क्या होता है, बेसिकली एंजाइटी का शिकार होते हैं उस चीज से। ओके, ठीक है, ये दो टाइप्स की एंजाइटी, एक ट्रेट है जो जेनेटिकली मेकअप की वजह से होते हैं, एक स्टेट है जो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से होते हैं। ओके, अब जो है ना हम पढ़ते ये था सिंपली एंजाइटी। अब एंजाइटी के बारे में हमने पढ़ा कि ये नॉर्मल होता है बेसिकली, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। दूसरा जो है ना वो है एंजाइटी डिसऑर्डर है, जब आपका एंजाइटी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चली जाती है। कितना, जब आपका एंजाइटी प्रोलॉन्ग टाइम के लिए चले जाते हैं, फिर उसको कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, वो डिजीज बन जाते हैं। फिर व्हेन स्टेट एंजाइटी इज विदाउट एनी जस्टिफाइबल एंड रेशनल रीजन। अब जब ये स्टेट एंजाइटी है, एक तो स्टेट एंजाइटी जेनेटिक मेकअप की तो है, एक स्टेट एंजाइटी है। जब ये स्टेट एंजाइटी आपका विदाउट एनी जस्टिफाइबल और रेशनल, अब ये जो है ना बगैर किसी जस्टिफिकेशन के आपको आ जाए, और इंटेंसिटी डिसप्रोपोर्शनल, या इसकी इंटेंसिटी डिसप्रोपोर्शनल हो जाए। इधर इंटेंसिटी जो था वो प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल का मतलब ये 10 मिनट्स तक आपको जो है ना एंजाइटी था, फिर उसका अटैक खत्म हो गया, या जो है ना आपको पता चलता है कि अभी किस वजह से जो है ना मुझे एंजाइटी हो रहा है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर ऐसा है कि ये प्रोलॉन्ग बन जाती है, इसका इंटेंसिटी डिसप्रोपोर्शनल हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी बहुत कम होता है, कभी जो है ना इस तरह की डिसप्रोपोर्शनल इंटेंसिटी के साथ, या उसका रीजन आपको पता नहीं होता, अनजस्टिफाइबल रीजन, ऐसा रीजन होता है कि वो जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, उसको जो है ना उसका कोई रीजन नहीं तलाश किया जा सकता। तो उसको हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा है और वो जो है ना प्रोलॉन्ग टाइम से वो ये कह रहा है कि मुझे जो है ना कोई मारने वाला है। अब जो है ना उसका एंजाइटी इतना सीवियर हो गया है कि आपको महीनों तक वो यही सोचता है कि कोई दुश्मन मेरा ऐसा है जो मेरा पीछा कर रहा है। तो ये क्या है, ये उसका अनजस्टिफाइबल रीजन, अनजस्टिफिकेशन है, क्योंकि कोई है ही नहीं, कोई लोग उसको तस्वुर ही नहीं करता, और ये कहता है कि मुझे
आपको ये मारने वाले। तो ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए जब ये बन जाए, और ड्यूरेशन इज प्रोलॉन्ग, तो ये क्या होता है, ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग बियॉन्ड द लेवल टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब ये जो है ना उसका ड्यूरेशन इतना प्रोलॉन्ग हो जाए कि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है या टाइप ऑफ स्ट्रेस है उससे भी प्रोलॉन्ग बन जाए। मतलब स्ट्रेस, लेवल ऑफ स्ट्रेस या टाइप ऑफ स्ट्रेस का मतलब ये कि स्ट्रेस आपको लगता है तो किसी खास ड्यूरेशन के लिए, किसी खास टाइम के लिए, किसी खास चीज से आपको लगता है, लेकिन कोई चीज ऐसा हो जो अनजस्टिफाइबल हो, जिसका बेसिस का कोई पता नहीं हो, और वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपको, तो फिर उसको हम कहते हैं बियॉन्ड द लेवल ऑफ स्ट्रेस, आपको ये एंजाइटी होता है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर मेनली इसका खुलासा है कि वही एंजाइटी है, लेकिन जब ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बेचैनी आपकी चली जाती है तो फिर उसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। अब एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में क्या है, थ्योरीज है, डिफरेंट थ्योरीज अबाउट द एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब कौन कौन सी थ्योरी, मतलब ये है कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्यों काज होता है। तो सबसे पहले जेनेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर, जेनेटिक के बारे में हमने पढ़ा उधर कि जो ट्रेट एंजाइटी है तो वो एंजाइटी तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर है। अब ये जेनेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर ड्यू टू जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नॉट गारंटी। अब ये होता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन किसी, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वाकई किसी को एंजाइटी डिसऑर्डर हो तो उसका जेनेटिक मेकअप की वजह से या उसका फैमिली की वजह से जो है ना उसको एंजाइटी हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको एंजाइटी है लेकिन उसकी फैमिली हिस्ट्री में कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर नहीं है। ओके, तो ये फिर क्या है, ये फिर लेकिन ज्यादातर डिपेंडेंट करवाता है कि उसकी जेनेटिक्स से जो है ना ये ट्रांसफर हो सकता है। ओके, लाजमी नहीं है लेकिन एक वो है, एक काज है उसके लिए। ओके, दूसरा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ये है कि आपके बॉडी फंक्शन से, आपके जो बॉडी की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, उस एनाटॉमी फिजियोलॉजी के चेंजेस की वजह से जो है ना आपको एंजाइटी डिसऑर्डर, जैसा कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम देते, जैसे कि एमिगडाला है आपका। अब ये एमिगडाला जो है ना आपकी खुशी और गम के मौके में ये एक्टिवेट होते। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई डेंजर है, उस डेंजर की वजह से आपका एमिगडाला क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब जब आपका एमिगडाला एक्टिवेट हो गया तो क्या हो जाता है फिर, अब जब आपका एमिगडाला एक्टिवेट होता है तो आपका जो हाइपोथैलेमस है वो पिकअप एंड एम्पावर बॉडीज एड्रीनल ग्लैंड। तो जो हाइपोथैलेमस है उसको पता चलता है कि यार एमिगडाला तो एक्टिवेट हो गया, कुछ खराब होने वाले, तो वो क्या करवाता है, वो आपकी जो बॉडी एड्रीनल ग्लैंड्स है उस एड्रीनल ग्लैंड्स को इन्फॉर्म करवाते हैं। अब एड्रीनल ग्लैंड क्या करवाते हैं, वो आपकी कार्टिसोल लेवल को इंक्रीज करवाते हैं कि कोई फाइट एंड फ्लाइट शुरू करो, बाहर से जो है ना कुछ आने वाला है या कोई डेंजर वगैरह है। अब कार्टिसोल क्या करवाते हैं, कार्टिसोल जो है ना आपकी फिजिकल रिस्पांस को इंक्रीज करवाता है, आपकी एनर्जी, आपकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होते हैं, आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दूसरी चेंजेस आते हैं, तो आपकी बॉडी फंक्शंस में चेंजेस आ जाते हैं। किस वजह से, इस डेंजर की वजह से आपकी क्या हो गई, बॉडी फंक्शंस में चेंजेस आ गए, आपकी बॉडी फंक्शन जो है वो चेंज हो गई, और इसी वजह से जो है ना फिर आपको क्या लगता है, एंजाइटी लगता है, जब ये बॉडी फंक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इंक्रीज हो जाए। ओके, या आपकी जो गाबा एक्टिविटी है, गाबा अमाइनो बिक्टारिक एसिड एक्टिविटी है, तो वो भी एंजाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन वो ज्यादातर हम फिर इंक्लूड करवाते हैं बायोकेमिकल थ्योरी में, क्योंकि बायोकेमिकल थ्योरी इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस ये कि इसमें आपकी बॉडी फंक्शन पे हम फोकस करवाते हैं, लेकिन बायोकेमिकल में हम उस स्पेसिफिक केमिकल्स पे फोकस करवाते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी आता है। जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन है जो फाइट एंड फ्लाइट के लिए यूज होते हैं, जैसे कि सेरोटोनिन है जो आपकी मूड में हेल्प करवाते हैं, मूडी हार्मोन जिसको हम कहते हैं ना, कि जो आपकी मूड जब इसकी इंक्रीज हो तो आप एक्टिव हो, जब इसकी डिक्रीज हो तो आप जो है ना हाइपो एक्टिव बन जाते हो। तो ये क्या हुई, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, और भी बहुत से हार्मोन है जो आपकी बॉडी या आपकी मूड में या आपकी बिहेवियर में वो हेल्प करवाते हैं। तो वो क्या होते हैं, फिर वो जो है ना आपकी उसके साथ भी उसका लिंकेज होता है, आपकी एंजाइटी की काज में भी उसका क्या होता है, रूल होता है। ओके, तो ये क्या है, बायोकेमिकल है, मतलब एंजाइटी बायोकेमिकल या केमिकल्स के थ्रू भी आ सकते हैं। तीसरा जो है ना, चौथा जो है ना वो है न्यूरो एनाटॉमिकल। अब ये जो है ना इसमें आपकी न्यूरॉन्स और साथ में एनाटॉमी न्यूरॉन्स के थ्रू जो है ना जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, फॉर एग्जांपल एमिगडाला है, तो एमिगडाला क्या है, ये आपका न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। अब ये जो एमिगडाला है इसका डिस्फंक्शन हो जाए, इधर ये जो हमने पढ़ा ना एमिगडाला, इसमें कंफ्यूज ना हो, इसमें आपका डेंजर होता है, उसके डेंजर की वजह से आपका एमिगडाला रिस्पॉन्सिव बन जाता है, आपका फिजिकल एक्टिविटीज इंक्रीज होते हैं, लेकिन इसका जो एमिगडाला है जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में इम्पेयरमेंट्स आ जाती है। क्या होता है, The amygdala dysfunction may drive the inappropriate threat perception and emotional dysregulation। इसमें जो है ना आपका इमोशनल डिसरेगुलेशन बन जाती है, या आपका इमोशनल
थ्रेड्स जो है ना, वो थ्रेड्स आपके इनएप्रोप्रिएट बन जाते हैं, तो फिर वो क्या होता है, वो न्यूरो एनाटॉमिकल एंजाइटी डिसऑर्डर थ्योरी भी हम कहते हैं कि जो आपके न्यूरो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल ब्रेन स्ट्रक्चर है, ब्रेन में कोई डैमेजेस वगैरह आ गई, तो फिर वो क्या होता है, न्यूरो एनाटॉमिकल एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। ओके, फिर इसके बाद जो है ना, जो पांचवा है वो है साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ द ब्रेन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो साइकोलॉजिकल थ्योरी मतलब ये है कि आपका एंजाइटी आता है आपकी बिहेवियर की चेंज की वजह से। किस चीज़ की चेंज की वजह से आते हैं, आपके बिहेवियर की चेंज की वजह से जब वो आते हैं आपका वो, तो इसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल। अब बिहेवियरल चेंज के जो है फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज द प्रॉड साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर, सेकंड वन इज लर्निंग साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर, और थर्ड वन इज कॉग्निटिव साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर। प्रॉड साइकोलॉजिकल एंजाइटी डिसऑर्डर, प्रॉड क्या कहते हैं, जो सेगमेंट प्रॉड है, सेगमेंट प्रॉड ये कहते हैं कि आपका जो एंजाइटी है, ये एंजाइटी कब आपको होता है, तो व्हेन पाथ टू सेटिस्फेक्शन इज ब्लॉक, जब आपकी सेटिस्फेक्शन खत्म हो जाती है। क्या होते हैं, जब जिस चीज़ से आप सेटिस्फाई करवाती हो तो सेटिस्फेक्शन आपकी ब्लॉक्ड हो जाती है, फॉर एग्जांपल काइटस इंटरप्शन हो जाती है आपकी। ये जो है ना प्लाट की आपने एक कंसेप्ट है जो आपने पढ़ा हुआ होगा, वो कहता है कि जब काइटस इंटरप्शन का मतलब है कि जब आप जो है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स करवाते हो, और सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है ना आप विदाउट एजुकेशन खत्म करवा दो, एजुकेशन से पहले आप इंटरकोर्सिंग खत्म करवा दो, तो फिर जो है ना आपको क्या होता है, आपको अनसेटिस्फेक्शन फील होती है, और वो अनसेटिस्फेक्शन जो है ना आपको क्या करवाता है, आपको एंजाइटी की तरफ लेके जाते हैं। जो अनसेटिस्फेक्शन लिबाइडो है वो, या सेक्सुअल डिजायर्स है जो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तो वो आपको क्या करवाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर में लेके चले जाते हैं। दूसरा जो है ना वो है लर्निंग साइकोलॉजिकल थ्योरी। लर्निंग का ये है कि may have learned, people with anxiety disorder may have learned to be anxious through prior contact with other people। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी, या SLT भी इसको हम कहते हैं, SLT या सोशल लर्निंग थ्योरी। अब लर्निंग थ्योरी में ये है कि आपका जो ये है क्या कहते हैं उसको, कि आप जो है ना किसी से आपका पहले मुलाकात हो गया है, और उस मुलाकात के बेस पे जो है ना आपको क्या हो रहा है, आपको फीलिंग ऑफ अनइजीनेस या फीलिंग ऑफ एंग्जाइटीनेस आपको हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक दो पेरेंट्स है, ये चलते हैं किसी प्रोग्राम में, किस चीज़ में चलते हैं, किसी प्रोग्राम में चलते हैं। अब इधर जो है ना ये प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और इस पे जो है ना बहुत ज़्यादा वो है, टाइम लेट हो रहा है, इनका मेकअप शेकअप वगैरह वो ठीक नहीं हुआ है, और इनको जो है ना बहुत जल्दी हो रहा है, एक दूसरे पे भी गुस्सा भी हो रहा है, और प्रोग्राम वालों के भी ताने दे रहे हैं कि इतना अर्ली टाइम पे किया, उसने अरेंज किया। इधर जो है ना उसका एक बच्चा है, क्या है वो बच्चा, इसको देख रहा है, लुकिंग एट बोथ ऑफ देम। अब ये जो है ना इसको देख रहा है, अब इन्होंने इससे सीखा ये वाला बिहेवियर कि जब आप प्रोग्राम के लिए जाते हो तो अब इस तरह की तैयारी करोगे, इस तरह की जल्दी से काम करोगे। तो ये क्या है, ये जो है ना ये इसके एंजाइटी को इन्होंने देखा कि ये कितनी फियर में है, कितनी स्ट्रेस में ये दोनों पेरेंट्स जब प्रोग्राम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने ये देखा। अब ये देखना इन्होंने क्या किया, लर्न किया, ये बच्चे ने ये बात किया कि लर्न की, और इस लर्निंग के बेस पे जो है ना फिर ये अगली वाली जो है ना फिर क्या होता है, टू एंग्जाइटी थ्रू प्रियर कांटेक्ट। तो फिर ये जो है ना इसका पहले इन दोनों के साथ इनका क्या हो गया, प्रियर कांटेक्ट हो गया। अब इस प्रियर कांटेक्ट के बेस पे जब अगले मर्तबा इसके साथ क्या आता है, प्रोग्राम वगैरह की सुनता है, तो इसके जहन में यही बात आती है कि इस तरह की जो है ना तैयारी करनी होगी, इस तरह की जल्दी करना होगा, इस तरह की स्ट्रेस हम पे होगा, इस तरह की एंजाइटी होगी। तो ये क्या है, लर्निंग बेस्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओके, जो चौथा वाला है वो है कॉग्निटिव क्या है, तो थ्रू थॉट पैटर्न दैट ओवर एस्टिमेट थ्रेट्स टू सेफ्टी। अब इसमें जो है ना आपका जो थॉट पैटर्न हो जाए वो ओवर एस्टिमेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आप सेफ्टी के बारे में फॉर एग्जांपल आप ओवर एस्टिमेट बन जाते हो। आपके लिए जो है ना एक गन मैन का जरूरत है, आपने अपने लिए जो है ना 10 गन मैन रखे हुए होते हैं। तो ये क्या है, ये कॉग्निटिव एंजाइटी। या फॉर एग्जांपल आप जो है ना घर में रहते हो, और घर के सारे दरवाजों के जो है ना आपने अंदर की तरफ से जो है ना जहाँ पे आप रहते हो, तो अंदर की तरफ से जो है ना आपने सारे दरवाजों को 3 और 4 लाख लगाई हुई होते हैं। तो ये क्या है, कॉग्निटिव एंजाइटी डिसऑर्डर है, जो आपकी सेफ्टी के बारे में जो है ना आपको बहुत ज्यादा हो गया, आपकी थॉट पैटर्न्स को जो है ना वो चेंज करवाते हैं। बेसिकली आपकी थॉट पैटर्न जिसमें चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर या कॉग्निटिव एंजाइटी डिसऑर्डर। अच्छा, फिर जो है ना साइकोलॉजिकल के बाद कल्चरल कंसंट्रेशन है। अब कल्चरल कंसंट्रेशन क्या है कि इसमें जो है ना आपकी कल्चर आपको एंजाइटी में लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी फैमिली ऐसे होती है, फैमिली कंपोजिशन के बंदा जो है ना जिसका एक्सटेंडेड फैमिली होता है, तो बहुत सारी एक्सटेंडेड फैमिली में भी ऐसे होते हैं
कि कोई चच्चा वो होता है ना, चच्चा चचाजाद वगैरह, तो इससे जो है ना वो क्या होता है, बेचैन होता है, इससे वो एंजाइटी में चले जाते हैं, या कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस वगैरह उन पे होते हैं तो ये होते हैं। या आपका कल्चर जो है ना आपको किसी चीज़ के लिए वो परमिशन नहीं दे रही, कोई चीज़ जो है ना आप पे क्या है वो बहुत ज़्यादा बैंड वगैरह है, या किसी चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव ले रही है, तो इस वजह से भी आपको एंजाइटी होती है। या आपका रिलीजियस आप ब्रिंगिंग जो होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई बंदा है उसका जो है ना एक वो लिबरल एनवायरनमेंट में उसका पलना बढ़ना हुआ है, आप जो है ना कोई रिलीजियस एनवायरनमेंट में लेके चलते हैं या मस्जिद में जाते हैं तो उसको एक किस्म की एंजाइटी होती है। या फॉर एग्जांपल एक रिलीजियस बंदा है, एक रिलीजियस बंदा जब ऐसी प्रोग्राम में चलते हैं जो लिबरल होता है, उधर जो है ना डांसिंग शांसिंग वगैरह होती है, तो फिर उधर जो है ना वो बेचैनी से फील कर रहे हैं, तो ये क्या है फिर आप कल्चरल कंसंट्रेशन की वजह से। अब एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रेवलेंस क्या है, तो सिंपली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइकोट्रिक डिसऑर्डर इन यूएसए में सबसे ज्यादा जो है ना वो क्या है साइकोट्रिक डिसऑर्डर है, अफेक्टिंग 13.3% ऑफ द अमेरिकन एजेस 18 to 54, और ज्यादातर उन लोगों को जो 18 to 54 लोग, ये ऐसा एज है जिस एज में इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है अबाउट द फंक्शनिंग, काम करने के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, इन चीजों सब चीजों के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है, सेंसिटिव होता है, तो इस वजह से इन एजेस में बहुत ज्यादा एंजाइटी डिसऑर्डर प्रोड्यूस कंसिडरेबल फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट एंड डिस्ट्रेस, जिसकी वजह से ना बहुत ज्यादा इम्पेयरमेंट्स और डिस्ट्रेस इंसान को वो हो जाती है। ओके, फिर जो है ना कोमार्बिडिटी या कौन सी फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स वगैरह हो जाती है, तो कोमार्बिडिटीज इनके साथ जो है ना फिर आपको कौन कौन सी बीमारियां इनके साथ लग जाती है, तो एक जो है ना आपको मेजर डिप्रेशन लग जाता है जिसको हम प्रोलॉन्ग सैडनेस भी कहते हैं, और इसके बारे में हमारा एक अलग लेक्चर मौजूद है जो डिटेल से हमने मेजर डिप्रेशन इसमें डिस्कस करवाया है। तो प्रोलॉन्ग सैडनेस आपको हो जाती है, और सब्सटेंस यूज आप बन जाते हो, आप जो है ना उस चीज को, इस एंजाइटी को कोप करने के लिए आप जो है ना ड्रग यूजेज शुरू करते हो, आप जो है ना ड्रग एडिक्टेड बन जाते हो या मेडिकेशन एडिक्टेड बन जाते हो, आप जो है ना नशा और चीज़ों की तरफ आप चलते हो, अल्कोहल वगैरह की तरफ आप चलते हो, तो फिर ये क्या होता है, ये फिर कोमार्बिडिटीज होते हैं। तो ये था एंजाइटी का बारे में हमने पढ़ा, एंजाइटी डिसऑर्डर की थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा, और एंजाइटी डिसऑर्डर्स हमने पढ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हम शुरू करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स कौन कौन सी है। तो जो DSM-4 और PEP का है उसको हम कंबाइनली स्टडी करेंगे, DSM-4 का भी और DSM-PEP का भी, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।